हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का रुद्रा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जैसे का कि कल मैं आपको बता दिया कि कांग्रेस जो 1885 में बनी थी उसके जस्ट पहले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, क्या क्या वर्क किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1885 से, कांग्रेस से बनने के बाद 1905 तक का आज हम पढ़ाएंगे कि कांग्रेस बनी, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, किसने बनाया और उसके बारे में और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसको विस्तृत रूप से अब हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ रहा है उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ती जा रही है। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से करिए, मगअप करिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें कि हमें आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है कि आपके लिए कुछ और अच्छा और मेहनत करें और अच्छा करा जाए। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो देखते द फाइनल शेप टू दिस आइडिया वाज गिवन बाय अ रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट AOU, who mobilized leading intellectuals of the time and with their cooperation organized the first session of Indian National Congress at Bombay in December 1885। तो इसको समझाता हूँ कि कांग्रेस बनी थी 1885 में। उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन और उनके कहने पे जो उस टाइम पे सिविल सर्वेंट थे, जिसको आज में हम IAS ऑफिसर्स कहते थे, तो जो सिविल सर्वेंट थे AOU थे, उन्होंने अपने अध्यक्षता में, उन्होंने अपने देख रेख में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया। और चेयरमैन कौन, किसको बनाया? चेयरमैन कौन थे? कि चेयरमैन थे WC बनर्जी। WC बनर्जी मतलब उमेश चंद्र बनर्जी थे। तो फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे, AOU सेक्रेटरी थे और जिनके अंडर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, उस गठन के चेयरमैन थे उमेश चंद्र बनर्जी थे। और टोटल 72 डेलीगेट सबसे पहले कांग्रेस के मेंबर थे। तो कांग्रेस के स्टार्टिंग में कितने डेलीगेट्स मेंबर्स थे? 72 मेंबर्स थे। तो ठीक है, अभी आप आगे देखते हैं कि 2 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस had been held in 1883-1885. सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस were the main architect of Indian National Congress। तो मेन आर्किटेक्ट कौन था इसका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन के पहले 2 इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुका था, एक 1883 में हुआ था और एक 1885 में हुआ था। तो जैसा कि आपको फिर से बता देता हूँ, कल आपको मैं एक चीज़ बताया था कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ एक कलकत्ता बनी थी, जिसको एक छोटा सा भाग कल मैं बताया था कि कांग्रेस का एक छोटा सा पार्ट जो पहले ही बन गया था, जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने बनाया था, इन्होंने पहल की थी, जिसको प्री कांग्रेस भी कहा गया था। इसके बारे में मैं कल आपको बताया था। तो इन्हीं लोगों को मेन आर्किटेक्ट कहा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन का। इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के पहले 2 सेशन हुए थे दोस्तों। ठीक है, कब हुआ था? 1883 और 1885 में। मेन आर्किटेक्ट कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट। तो आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि सर्वप्रथम कितने डेलीगेट्स मेंबर थे कांग्रेस के? 72 डेलीगेट्स थे। एंड प्रेसाइडेड ओवर बाय उमेश चंद्र बनर्जी। तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? उमेश चंद्र बनर्जी थे। तो कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन दिसंबर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हर साल दिसंबर में कांग्रेस की मीटिंग होती थी। ठीक है, डिफरेंट पार्ट के कंट्री के। तो एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। सेक्रेटरी कौन थे? AOU थे। इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? WC बनर्जी थे। इसके कांग्रेस बनने से पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, एक 1883 में हुई थी, एक 1885 में हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन कहीं पूछता है कि हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, उसके बाद और सबसे पहले फर्स्ट सेशन में कितने फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ये भी ध्यान लिखिएगा, कहाँ हुआ था दोस्तों? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, और इसके फर्स्ट सेशन में कितने डेलीगेट्स मेंबर्स थे? तो 72 डेलीगेट्स मेंबर्स थे। जैसा कि फ्रेंड्स आज UPPCS का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो UPPCS के पेपर में फैक्ट्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं फैक्ट पे भी फोकस करते चल रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट। तो कितने मेंबर्स थे फर्स्ट सेशन में? 72 मेंबर्स थे। और क्या डिसाइड हुआ था कि हर साल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होगा एवरी डिफरेंट पार्ट में कंट्री के, और कब होगा? दिसंबर के महीने में होगा। तो ये थी कांग्रेस, उसका गठन, कौन कौन मेंबर्स थे। दूसरा एक और चीज़ एक बता देता हूँ आपको कि इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का नाम दिया गया था। ठीक है,
सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का नाम किसने दिया था दोस्तों? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का नाम लाला लाजपत ने दिया था। लाला लाजपत राय ने क्यों कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहा था? इन्होंने कहा था कि जब जनता का आक्रोश बढ़ता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक वॉल्व की तरह उस पूरे आक्रोश को अपने एक्सेप्ट करती है, पकड़ती है, मतलब इन लोगों से कहती है कि ठीक है, आप घबराइए मत, आप अपने इश्यूज़ बताइए, मैं आपके इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करूंगा और आपके इश्यूज़ के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो ये जो भी पीपल्स रहते हैं, इनका जो भी जोश रहता है कि आज जोश में चले गए, चल दिए, आज ये बदलाव कर देंगे, आज ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इनके सारे इश्यूज़ को ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्वायर कर लेती थी और कहती थी कि नहीं, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, आपकी बातों को रखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे आपको। और यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आके इनके पास रिक्वेस्ट करती थी, और जैसा कि आपको पता था कि रिक्वेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट तो मानती ही नहीं थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके रिक्वेस्ट को खारिज कर देती थी। तो इससे क्या होता था कि ये जो पीपुल्स थे, इनके जो इश्यूज़ थे और इनका जो आक्रोश था, ये ठंडा हो जाता था। तो इसको ये जो कांग्रेस है जो बीच में रोल प्ले करती थी, इसी को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का नाम दिया गया था कि ये सेफ्टी वॉल्व ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद के बचाव के लिए बनाया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कौन थी। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने कहा था? कि लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 1890 कदम्बिनी गांगुली, देखिए अब थोड़ा सा फैक्ट भी चलेगा, बीच बीच में फैक्ट्स भी आएंगे, कॉन्सेप्ट भी आएंगे, फैक्ट्स में भी डाला हुआ हूँ ताकि और स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं और यूपीएससी का भरोसा नहीं है कब कौन से क्वेश्चंस पूछ ले, फैक्ट्स भी पूछ सकती है। ये देखते हैं अगला हमारा कि इन 1890 कदम्बिनी गांगुली द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट वुमेन कौन थी? एक कदम्बिनी गांगुली थी। कब हुई थी? 1890 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हुई थी। एड्रेस द कांग्रेस सेशन विच सिम्बोलाइज द कमिटमेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल टू गिव द वुमेन ऑफ इंडिया देयर ड्यू स्टेटस इन नेशनल लाइफ। तो इन्होंने क्या किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को इन्होंने एड्रेस भी कर चुका है और वुमेंस के इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो स्ट्रगल हो रहा है उसमें वुमेंस का पार्टिसिपेशन की भी वकालत और बातें की थी, जो आगे आके आपको स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में वुमेंस का पार्टिसिपेशन दिखने लगेगा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस बहुत ज़रूरी है ये जानना। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि पहला क्या था कि फाउंड अ डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट हो। पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल को पॉलिटिकली एजुकेट करना मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इस्टेब्लिश द हेडक्वार्टर फॉर अ मूवमेंट के लिए हेडक्वार्टर्स का इस्टेब्लिशमेंट करना। केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनहुड। तो एक केयरफुली प्रमोट करना, एक नेशनलिज्म को प्रमोट करना। ठीक है, व्हाट इज सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? देखा आपको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी यार देख लेते हैं कि थ्योरी दैट Hume formed the Congress with the idea that it would prove to be a safety valve for releasing the growing discontent of the Indians. He convinced Lord Dufferin not to obstruct the formation of the Congress. तो इन्होंने ये बताया कि लॉर्ड डफरिन ने कहा था, जो एओ ह्यूम थे, लॉर्ड डफरिन से कहा था कि ये कांग्रेस बनाने की हमें इजाज़त दीजिए, ये आगे आपको एक सेफ्टी वाल्व की तरह हमारे लिए काम करेगी। तो जैसे आपको इनका इंटेंशन पता चल गया, सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या है इसके बारे में पूरा एक आपको बता चुका हूँ अच्छे तरीके से। तो आगे हमारा गया मेथड ऑफ पॉलिटिकली वर्क ऑफ अर्ली मॉडरेट्स 1885 टू 1905। तो स्टार्टिंग के 20 साल 1885 से 1905 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्क करने का नेचर कैसा था, क्या था, तरीका था, वो भी थोड़ा हम समझेंगे। आगे देखते हैं कि द नेशनल लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, D.E. Vacha, W.C. Banerjee, S.N. Banerjee, who dominated the Congress policies during this period, were staunch believer in liberalism and moderate। ये लिबरलिज्म एंड ये काफ़ी लिबरल और मॉडरेट्स थे। लिबरल और मॉडरेट्स का मतलब क्या था कि ये पहले लिबरल को समझते। लिबरल मतलब कि अगर ये इनके कोई इश्यूज़ थे, उस इश्यूज़ पे वो गवर्नमेंट के सामने अपने इश्यूज़ को रखते थे, डिस्कस करते थे, उनको स्थिति का पूरा जो भी इश्यूज़ है उसको अच्छे डिस्क्राइब करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे हमारी चीज़ों को मानिए। वो लिबरल तौर पे मतलब रिजिड नहीं थे, बहुत लिबरल थे कि हट नहीं करते थे, जिद नहीं करते थे, नहीं हमें ये चीज़ चाहिए ही। वो लिबरल थे, उनसे कहते थे कि नहीं हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये लिबरल थे। ये जितने लीडर्स का नाम लिया है ये उस समय कांग्रेस में हावी थे, डोमिनेटेड थे।
ठीक है, ये लिबरल थे और मॉडरेट थे। मॉडरेट मतलब क्या कि गांधी जी जैसे आए, आमरण अनशन करने लगे, भूख हड़ताल करने लगे, डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाए, तो इस टाइप के मूवमेंट्स ये नहीं चलाते थे। मतलब लॉ के अंदर रह के ही गवर्नमेंट को अपोज करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे और अपनी बात मनवाने के लिए वो क्या करते थे, एक लेटर पे, एक वाइट पेपर पे अपने इश्यूज़ को, अपनी ज़रूरतों को लिख के देते थे और गवर्नमेंट से कहते, और गवर्नमेंट के सामने वो रिक्वेस्ट पेपर रखते थे कि गवर्नमेंट उनकी बात माने। उस चीज़ को एक हिस्ट्री में पॉलिटिकल मेंडिकेसी भी कही गई है। तो पॉलिटिकल मेंडिकेसी मतलब क्या होता है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। पॉलिटिकल मेंडिकेंसी मतलब कि वाइट पेपर पे अपने रिक्वेस्ट को लिख के गवर्नमेंट के सामने रखते थे कि उनके रिक्वेस्ट को मान लिया जाए। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल मेंडिकेसी, जो ज़्यादातर मॉडरेट्स जो थे वो यूज़ करते थे। तो मॉडरेट्स और लिबरल्स थे ये जो भी लीडर थे, और ये डोमिनेटिंग थे। स्टार्टिंग की 20 साल कांग्रेस में यही डोमिनेटिंग रहे हैं, ठीक है। Came to be level moderate, distinguished from the neo-nationalists in early 20th century who were referred as the extremist। जो बाद में आगे चल के 20th सेंचुरी एकदम आगे चल के वो एक्सट्रीमिस्ट का फॉर्म ले लिए। तो आगे देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट। तो मॉडरेट्स तो कांग्रेस में दो फॉर्म रहा है, एक मॉडरेट एक एक्सट्रीमिस्ट का। देखिए एक मॉडरेट एक एक्सट्रीमिस्ट का, दोनों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, दोनों का क्या क्या नेचर ऑफ वर्क रहा है, उस चीज़ को भी समझेंगे। तो आइए अभी समझते हैं कि मॉडरेट्स का क्या, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। सबसे पहला क्या था कि इन्होंने ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के अंदर जो इंडिया का ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था उसके क्रिटिक को लोगों के सामने ला के रखा, उसको समझा। जैसा कि आप लोगों को मैं पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में कहानी बता चुका हूँ कि ये दादा भाई नौरोजी जब ब्रिटेन गए तो वहाँ देखे कि वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में, तो इंडिया में स्थिति ऐसे कैसे ख़राब हो सकती है। तो स्टार्टिंग उनको लगा कि हमारे इशूज़ उनको सही तरीके से नहीं पता है, नहीं रिप्रेजेंट किया, अगर रखा जाएगा तो चीज़ों को समझेंगे। तो बट बाद में उनका ये भ्रम भी टूट गया और फिर उनको पता चला कि ये हमारे सिर्फ ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। तो इस ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, हमारे इकॉनमी का जो ड्रेन कर रहे हैं, ये सिर्फ उसका रीज़न है। और वो ड्रेन कर रहे हैं ये चीज़ भी दादा भाई नौरोजी को समझ में आ गई। इसीलिए उन्हें सबसे पहले इकोनॉमिक क्रिटिक दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा था, एक अपनी किताब लिखी थी, ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इसमें भी बताया हुआ हूँ, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पे इन्होंने लिखा था। तो आइए देखते हैं क्या था कि द अर्ली नेशनलिस्ट लेड बाय दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, दिनसॉ वाचा एंड अदर्स केयरफुली एनालाइज द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड पुट फॉरवर्ड ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी क्या थी मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे, हमारे वहाँ से रॉ मटेरियल जो भी कॉटन्स वगैरह रहते थे, रॉ मटेरियल्स लेके ब्रिटेन में लेके जाती थी। हमारे वहाँ से, ये इंडिया है, ये ब्रिटेन है, हमारे वहाँ से रॉ मटेरियल लेके गई, अपने वहाँ फैक्ट्री जहाँ बैठा के रखी हुई, इन फैक्ट्रियों से हमारे वहाँ कॉटन लेके गया। और जैसे मैनचेस्टर का कोई है, मैनचेस्टर की जो फैक्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है, उन्होंने क्या किया, उस रॉ मटेरियल से कपड़ा बनाया और उस रॉ मटेरियल से कपड़ा बना के फिर वापस ला के इंडिया में बेचने लगे। अब इंडिया में बेचने का इम्पोर्ट ड्यूटी वो ज़ीरो रखते थे, ठीक है। और हमारे वहाँ से अगर कोई चीज़ फॉरेन में या ब्रिटेन में बेची जाती थी तो एज एग्जांपल लीजिए, अगर हमारे वहाँ 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लेते थे हमें ब्रिटेन में कपड़ा या कोई भी रॉ मटेरियल कुछ भी बेचने के लिए, ठीक है, और अपने वहाँ से जो उस रॉ मटेरियल का जो कपड़ा बना के इंडिया में लेके आते थे उसका इम्पोर्ट ड्यूटी ज़ीरो रखते थे, ठीक। तो इससे क्या होता था कि ये हमारे वहाँ से जो भी हमारे वहाँ से ये जो रॉ मटेरियल जो ब्रिटेन लेके जाते थे उससे 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लेते थे और हमारे वहाँ का रॉ मटेरियल कपड़ा बना के हमारे वहाँ बेचते थे और जो पैसा होता था वो भी ब्रिटिश में सारे पैसे भेजते थे। तो इस तरीके से हमारी इकॉनमी का ड्रेन होना स्टार्ट हो गया। तो यही ड्रेन थ्योरी थी टू एक्सप्लेन ब्रिटिश, और इसमें ड्रेन थ्योरी में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, द मॉडरेट्स वे आर एबल टू क्रिएट एन ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। मॉडरेट सफल हो गए ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में। दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज द मेजर कॉज ऑफ इंडियाज पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो जो मॉडरेट्स थे कांग्रेस में, उन्होंने एक ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में, मास में एक ओपिनियन क्रिएट करने में ये सफल हो गए। क्या ओपिनियन उन्होंने क्रिएट किया कि इंडिया में जो गरीबी है, जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण ही है। और ये सही भी है दोस्तों, सोने की चिड़िया कही जाने वाली देश में इतनी भूखमरी कैसे आ सकती है। तो देखते हैं आगे, ये था मॉडरेट का। ऐसा नहीं कि मॉडरेट्स
में सिर्फ पॉलिटिकल मैंडेसी थी, उन्होंने कुछ वर्क नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कुछ किया कुछ नहीं किया, बट हमारे इश्यूज़ को और बड़े बड़े इश्यूज़ को सामने लाकर रचना स्टार्ट कर दिया और एक अच्छा स्टार्टअप दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड प्रोपोगेंडा इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया हैड नो रियल ऑफिशियल पावर। ठीक है, आपको जैसे मैं बताया था कि एक गवर्नर जनरल में लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते थे, उसमें कुछ इंडियंस भी चूज़ करते थे। तो उस इंडियंस का उसमें सिर्फ नाम का होता था, रियल में कोई इनके पास पावर नहीं होता था। तो इसमें इसको समझाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया हैड नो रियल पावर। 1920 तक उन मेंबर्स का कोई पावर नहीं था। द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है, जिसमें इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ था। इंडियन मेंबर्स वेयर फ्यू इन नंबर्स, कुछ इंडियन मेंबर भी उसमें डाले गए थे। 30 years from 1862 to 1892 only 45 Indians were nominated to it। ठीक है, 30 साल में वो सिर्फ 45 मेंबर्स ही नॉमिनेट कर पाए अपने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ हमें लुभाने के लिए ही काम करे। उसमें भी दोस्तों मोस्ट ऑफ देम वेयर वेल्दी, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम क्या अप्रॉक्स ऑल सारे वेल्दी ही थे। ठीक है, लैंडेड एंड विथ लॉयलिस्ट इंटरेस्ट इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल सच एज सैयद अहमद खान। अब देखिए कौन कौन से लोग थे जो वो इंटेलेक्चुअल्स थे, लॉयलिस्ट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, उन्हीं लोग को उस मेंबर में भी रखा गया था। कौन कौन थे? सैयद अहमद खान थे, ठीक है, कृष्णदास पाल थे, वीएन मांडलिक थे, केएल नोलिकर थे, ठीक है, और रास बिहारी घोष थे, ठीक है, नॉमिनेटेड थे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कौन कौन से लॉयलिस्ट मेंबर थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सर सैयद अहमद खान थे, कृष्णदास थे, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। कृष्णदास पाल थे, वीएन मांडलिक थे, केएल नोलकर थे, रास बिहारी घोष थे। ठीक है, दे वेयर नॉमिनेटेड। दोस्तों अभी थोड़ा सा ये हैंड रिटन नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब मैं फिर से इस्टेब्लिश होऊंगा अपने जगहों पे, तो कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक पीपीटी फॉर्म में ये सारी चीज़ें लेके आ जाए ताकि आपको और इजीली क्लियर हो, इसके वर्डिंग क्लियर हो। तो तब तक आपके लिए आपको कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं कि फ्रॉम 1885 टू 1892 द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वेयर सेंटर्ड अराउंड। ठीक है, तो 1885 से 1892 तक जो नेशनलिस्ट डिमांड आने लगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, वो धीरे धीरे सेंट्रिक होने लग गया। एक्सपेंशन ऑफ और उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जो आने लगा उसमें उस डिमांड में क्या क्या आया उसको भी जब समझ लेते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल की, काउंसिल का एक्सपेंशन किया जाए, दैट इज़ ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन काउंसिल। काउंसिल का एक्सपेंशन करिए और उस काउंसिल में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंडियंस का हो। ठीक है, रिफॉर्म ऑफ काउंसिल्स का रिफॉर्म हो, दैट इज़ मोर पावर टू काउंसिल स्पेशली ग्रेटर कंट्रोल ओवर फाइनेंस। तो उस काउंसिल को ज़्यादा पावर दिया जाए और स्पेशली किस डायरेक्शन में? फाइनेंस के डायरेक्शन में। तो जैसा आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा तो करने वाली थी नहीं, बट यह डिमांड रखा गया था। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे चल के फिर कुछ डिमांड को माना गया, कुछ डिमांड को नहीं माना गया। किन्हें किन्हें माना गया वो समझते हैं। देयर डिमांड फॉर कंट्रीब्यूशन रिफॉर्म वेयर कंसीडर्ड इन 1892। तो जो काउंसिल एक्ट 1892 में आया कुछ डिमांड को माना गया। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से डिमांड को माना गया। दीज रिफॉर्म्स वेयर सीवियरली क्रिटिसाइज एट कांग्रेस सेशन नाउ। तो जो 1892 में रिफॉर्म आया कि हम आपके ठीक है इन चीज़ों को मानेंगे, उसका भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो इंटरनेशनल कांग्रेस में क्यों हुआ दिखाते हैं। और उन्होंने क्रिटिसिज्म करके क्या डिमांड किया फिर से? दे डिमांडेड अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियन। उन्होंने क्या कहा कि जो इंडियंस का इलेक्टेड जो इंडियंस उनकी मेजॉरिटी बढ़ाई जाए। कंट्रोल ओवर द बजट के ऊपर कंट्रोल हो जाए कि द पावर टू वोट अपॉन एंड अमेंड द बजट। तो जो पहले इसके पहले क्या था, जो भी बजट आता था उस बजट को जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर थे वो ना ही डिस्कस कर सकते थे, ना इस पर कोई वोट कर सकते थे, ना कोई और डिमांड कर सकते थे। लेकिन आगे चल के उनको डिस्कस करने की इजाज़त दे दी गई थी। फिर उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमें बजट पे भी हमारा भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए, हमारा वोटिंग होना चाहिए और हम बजट में अमेंडमेंट करने के लिए हम वोटिंग कर सकें, उसका भी हमें पावर दिया जाए। दे गेव द स्लोगन। उन्होंने क्या स्लोगन दिया? मॉडरेट्स ने क्या क्या देखिए मॉडरेट्स ने क्या क्या डिमांड किया था कि हमको पहले तो जो इलेक्टेड इंडियंस हैं उनकी मेजॉरिटी बढ़ाई जाए, और दूसरा कि जो वोट कर रहे हैं
तो जो बजट पे वोटिंग का राइट्स है और बजट को अमेंड करने का जो राइट्स है वो उनको भी दिया जाए। अगर नहीं दिया गया तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने एक स्लोगन दिया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन बजट में नहीं देते हैं तो हम आपको टैक्स भी नहीं देंगे। द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड वाज वाइडेंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म का स्कोप था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। एंड दादा भाई नौरोजी इन 1904, गोपाल कृष्ण गोखले 1905, लोकमान्य तिलक 1906 डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट लाइक द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का दायरा काफ़ी बढ़ता गया और बढ़ते गए आगे चल के क्या हो गया कि दादा भाई नौरोजी 1904 में, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, लोकमान्य तिलक 1906 में सेल्फ गवर्नमेंट का रूल करने लगे। और जैसे कि ब्रिटिश की और कॉलोनियाँ थी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट चलता था, तो उस तरीके का रूल इंडिया भी चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि ठीक है सेंटर आप रहिए, आप एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह बाकी सब डील करिए, सेंटर में आप रहिए, लेकिन सारे लेकिन इसके इस सेंटर्स के अंदर एक गवर्नमेंट हो, जो जैसे कि सेंटर के अंदर एक गवर्नमेंट हो जिसमें हम इंडियंस अपने आप को गवर्न करना अपने तरीके से गवर्न करेंगे। ठीक है, मतलब कि आप रहिए सेंटर में, आप पूरा देश आपके कब्जे में रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारे इंटरनल अफेयर्स, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी चीज़ें हैं, उसको हम अपने तरीके से गवर्न करेंगे। तो सेल्फ मतलब हम अपने आप को सेल्फ गवर्न करेंगे। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था, ध्यान में रखिएगा। आगे चल के स्वराज का भी कई मतलब आता है, किसी के हिसाब से स्वराज वाज अ डोमिनियन स्टेटस और किसी के हिसाब से स्वराज वाज अ फुल इंडिपेंडेंस। तो आगे देखते हैं इन्होंने क्या डिमांड किया कि सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड किया था। ठीक है, आगे इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1892 में, आता है कि द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलोज। इस इंडियन नेशनल काउंसिल एक्ट का मेन पर्पस क्या था? देखिए दोस्तों, इन काउंसिल एक्ट्स में क्या पर्पस था, क्या क्या आया था, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड। द गवर्नर जनरल कुड हैव 10 to 16 ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, तो पहला क्या था कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है उनमें मेंबर्स जो इंक्रीज़ किया जाए, और गवर्नर जनरल काउंसिल्स में जो मेंबर्स हैं उनको 10 to 16 मेंबर्स उनमें नॉन ऑफिशियल्स और इंक्रीज़ करा जाए। ठीक है, बजट कुड बी डिस्कस्ड, बजट डिस्कस किया जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, बजट पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। द बजट कुड नॉट बी वोटेड अपॉन नॉर कुड एनी अमेंडमेंट बी मेड टू इट। ठीक है, और बजट जो है कुड नॉट बी वोटेड अपॉन, बजट पे वोट नहीं होना चाहिए, नॉर कुड एनी अमेंडमेंट बी मेड टू इट। ठीक है, और उस पर कोई अमेंडमेंट नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे इससे जो ये सारी भी डिमांड थी। आगे देखते हैं कि कंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए क्या कंपेन था? इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विसेज थे उसमें ज़्यादातर कौन थे? ऑफिसर्स पोस्ट पे और ऊपर पोस्ट पे ज़्यादातर सारे ब्रिटिशरी रखे जाते थे, थोड़े बड़े बहुत सिपाहीज वगैरह रखे जाते थे। लेकिन जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद से इंडियन सैनिकों को भी कम कर दिया गया था, ब्रिटिश सैनिकों को बढ़ा दिया गया था। तो इंडियनाइजेशन किया जाए गवर्नमेंट सर्विसेज में, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन से जुडिशरी को सेपरेट किया जाए, क्रिटिसिज्म ऑफ एन ऑपरेसिव एंड टेरेनिकल ब्यूरोक्रेसी। तो जो ऑपरेसिव और टिरेनिकल ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या है कि अत्याचारी जो ब्यूरोक्रेसी है और ऑपरेसिव ब्यूरोक्रेसी, इसको क्या किया जाए, इसका क्रिटिसिज्म किया जाए। आगे देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस टू ऑर्गेनाइज द यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन टू काउंटर कांग्रेस प्रोपोगेंडा। तो कांग्रेस का जो प्रोपोगेंडा था, प्रोपोगेंडा क्या था, जैसे आपको पता है कि मॉडरेट टाइप में उनका जो प्रोपोगेंडा था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का जो प्रोपोगेंडा था, उस प्रोपोगेंडा को अपोज करने के लिए, काउंटर करने के लिए सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह बनारस के थे, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान ने बनाया था और राजा शिव प्रसाद सिंह ने बनाया था। तो दोस्तों ये था हमारा कि हम समझे हैं 1885 से 1905 तक कांग्रेस का नेचर क्या था। पहले हम पढ़े कांग्रेस कैसे बनी थी। ठीक है, कांग्रेस किन किन लोगों ने बनाया था,
कांग्रेस का नेचर क्या था, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या थी, मॉडरेट उसमें डोमिनेटिंग थे, मॉडरेट का नेचर ऑफ वर्क कैसा था, किन किन लोगों ने इकोनॉमिक क्रिटिक किया था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आए हैं। अभी हम पिछले 20 साल का इनका पढ़े, इन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में क्या क्या डिमांडें रखी, इनके क्या क्या डिमांड्स थे, मेथड क्या था इनके वर्क करने का, ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या था मॉडरेट का, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और प्रोपेगेंडा लेजिस्लेचर का क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भी पढ़े हुए हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कंपेंस, ये सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। यानी कि अभी हम इस 1885 से 1905 तक आ चुके हैं, 20 साल का हिस्ट्री पढ़े हुए हैं कि कांग्रेस स्टार्टिंग फेज में कैसा पास की। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों 1905 से 1947 तक पढ़ेंगे। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। जैसा आपको बताया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा चैप्टर और चीज़ें और उतनी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। तो अब कल से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा लेक्चर वीडियो का और बढ़ाएंगे और चीज़ों को खींचे। 1905 से 1947 बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अब पूरी हिस्ट्री आपकी मॉडर्न हिस्ट्री इतने में ही बेस्ड है। गांधी एरा, अब जब हम गांधी एरा से करेंगे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको क्लासेस पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और कल पॉलिटी का भी लेक्चर आ जाएगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको लेक्चर का गैप ना हो, कंटिन्यूसली लेक्चर्स आपके आते रहे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहे और धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। यूपीपीसीएस का फॉर्म आ चुका है। जो भी पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन मिला के आपको 30 क्वेश्चंस आपको यूपीपीसीएस में मिल जाएंगे। और गारंटी है दोस्तों मेरी कि ये 30 क्वेश्चन आपको मेरे नोट से या मेरे लेक्चर से बाहर नहीं जाने वाले। अगर आप इसको सही तरह से करते हैं तो आपका यूपीपीसीएस में 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।